तो बच्चों स्वागत है आपका CUET एडुक्रक्स में। मैं हूं आपकी मेंटोर आंचल और आज के लेक्चर में हम लोग MCQs डिस्कशन को करने वाले हैं। आई होप कि आपने सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर ली होगी और अगर आपकी कोई चीज छूट गई है तो MCQs में आपको वो डेफिनेटली याद आ जाएगी, हम क्योंकि MCQs डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं CUET में मेनली आपके MCQs आएंगे, तो वही MCQs हम लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए आज का पहला MCQ को डिस्कस करते हैं। Goods which are used in the production of the other goods are referred to as। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं, जो दूसरे की गुड्स जो कि दूसरे की प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, कैपिटल गुड्स कहा जाता है, फाइनल गुड्स कहा जाता है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स आता है? बच्चों अगर आप क्लिक कर पा रहे हो कि ये आंसर डी होगा तो आप बिल्कुल सही हैं, बट उससे पहले हम ये बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स की तो हम डेफिनेशन जान ही चुके हैं कि फाइनल गुड्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स एक पार्ट होता है। ठीक है, फाइनल गुड्स के ये दोनों एक पार्ट होते हैं, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। हमें प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम को, तो हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? आप जानते हैं इंटरमीडिएट क्या होते हैं? दोज विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर नथिंग बट बच्चों ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो तो हो सकता है कभी कभार आपसे रॉ मटेरियल के बारे में पूछ लिया जाए और बोल दिया जाए कि ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो ये कौन से गुड्स हैं, बट आपको पता है क्या डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। डिफरेंस जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक टी का एग्जांपल दिया था कि अगर टी कंजम्पशन है तो आपको वो जानना है कि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहा है या इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जनरेट हो रहा। ठीक है, वो चीजें भी जब आप गिनोगे, कैलकुलेट करोगे तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये भी देखिए कि वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है और उसका इकोनॉमिक मोटिव क्या है, फिर डिसाइड करिए कि क्या आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है, वेल्थ इज अ टाइप ऑफ विच वेरिएबल? इट इज अ स्टॉक वेरिएबल, इट इज अ फ्लो वेरिएबल, इट इज बोथ वेरिएबल या नन ऑफ द अबव। ये क्या होगा? वेल्थ। वेल्थ क्या है बच्चों? वेल्थ क्या है कि कितनी आपने एक्यूमुलेशन करी है मनी की, चीजों की, असेट्स की एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। किस पे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बच्चों देखो, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा स्टॉक वेरिएबल। डायरेक्टली इसको सॉल्व करिए। ठीक है, फ्लो का आप पढ़ ही चुके हैं क्या है। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, जैसे मनी सप्लाई हो गया, तो वो फ्लो वेरिएबल बन जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या ड्यूरेबल गुड्स? देखो कंज्यूमर गुड्स आप जानते हो क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स भी जानते हो। देखो फाइनल गुड्स मेनली क्या है, हमारा नेशनल इनकम पे फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं। फाइनल गुड्स का हिस्सा में कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं बच्चों, CR ये कंज्यूमर गुड्स है, और इसमें कैपिटल गुड्स भी आते हैं। ठीक है, और आप जानते हो जैसे कि कंज्यूमर गुड्स का ही पार्ट क्या होता है? ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो अगर आप फाइनल गुड्स की डेफिनेशन से जाएंगे तो आप जानते हैं कंज्यूमर गुड वुड बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, कैपिटल गुड्स भी हो जाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स। पर इंटरमीडिएट गुड्स, क्या इंटरमीडिएट गुड्स पार्ट होंगे? नहीं बच्चों। इंटरमीडिएट गुड्स आप जैसा कि जानते हो कि वो क्या होता है, स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं और फाइनल गुड में जाके तब्दील हो जाते हैं। तो वही चीज है, अगर वो हेल्प कर रहे हैं फाइनल गुड तक पहुंचने के लिए तो इट मींस उनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में जोड़ दी जाती है, तो उनको दोबारा से काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं हो। तो देखो थर्ड पार्ट एलिमिनेट करने के लिए देखो आप इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा डायरेक्टली देख लो इंटरमीडिएट गुड्स आप जानते हो नहीं होते, तो आप कह रहे हो इन तीनों पार्ट्स में देखो एलिमिनेशन मेथड से कट कर दो। अगर आपको बाकी सारे में कंफ्यूजन हो रही है तो आप जानते हैं तीनों किस में है, 3 तीनों में इंक्लूडेड है, तो डायरेक्टली अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सब चीजों की डेफिनेशन अच्छे से पता है, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर दो। तो देखो दोनों टेक्निक लगाओ, कभी कभार हो सकता है कुछ चीजें आप भूल जाओ, तो अगर भूल गए तो कोई एग्जैक्ट चीजें जो फॉर श्योर आपको पता है उससे एलिमिनेट करने की कोशिश करो, क्योंकि छोड़ने से बेटर है स्कोर करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब पूछ रहे हैं ये, which of the following does not form the part of a domestic territory? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट क्या नहीं होगा?
देखो अब नॉट है, ज्यादातर हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, फॉर्म करने में। ये चेक कर लेना क्वेश्चन में कि नॉट पूछ रहे हैं, कैन नॉट लिखा है या पार्ट ऑफ इट लिखा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट, क्योंकि बहुत बारी आंसर होते हुए भी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट में जल्दबाजी में पढ़ते नहीं है और फिर क्वेश्चन गलत मार्क कराते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, आप डोमेस्टिक टेरिटरी का जानते हैं, क्या टेरिटोरियल वाटर्स, ऑब्वियसली वो तो होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिपिंग वेसल्स ऑफ होम कंट्री ऑपरेटेड इन द इंटरनेशनल वेसल्स, ये हम अपने कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो शिपिंग वेसल्स है हमारे, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहे हो, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर अमेरिकन एम्बेसी इन होम कंट्री, देखो जिस तरीके से हमारे शिपिंग वेसल्स अगर रशिया या मतलब चाइना या कहीं पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। उसी तरीके से जो अमेरिकन एम्बेसी अगर हमारी होम कंट्री में, मतलब अगर होम कंट्री की बात करें इंडिया में है ये, तो ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं हो जाएगा, वो रहेगा तो अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका का हिस्सा। बट अब तो ये पॉइंट डेफिनेटली ये तो पार्ट नहीं होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का। डी वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय होम कंट्री अक्रॉस वेरियस कंट्री। पैसेंजर एयरक्राफ्ट तो देखो हमारा है, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज से ऑपरेट कर रहा हो, तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी, बट ये सी पॉइंट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगर बच्चों आपने जो हमने लेक्चर में स्लाइड्स प्रोवाइड करी थी, जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, वो अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अ नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन अच्छे से पता होगी, मैंने 2 चीजें बताई थी, तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखिए, a person who resides in a country for 5 years and whose economic interest lies in it. A person who resides in country for an year and whose economic interest lies in that country. Who resides for more than a year and whose economic interest, या फिर none of the above. अब आप बताइए इन तीनों में से आपको पहचानना है क्या है। देखो 5 साल की क्या है, डेफिनेटली ये तो नहीं होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, मोर देन ईयर की बात कर रहे हैं। देखो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो जानते हैं, अगर एक पर्सन 1 साल के लिए रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां अटैच हो गया है तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कंफ्यूज मत होइए, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि 2 चीजों की बात करी है हमने, पीरियड ऑफ स्टे क्या है उनका और इकोनॉमिक मोटिव क्या है। ठीक है, वो दोनों उसी में, क्योंकि एक्सेप्शंस भी डिस्कस करते हैं हम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ व्हाट? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी जब हमने डिस्कस किया था तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे, तो आपने एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया था, ऑप्शन को, और वो आंसर आया था विच डज नॉट फॉर्म। उसी तरह से अगर जापानीज एम्बेसी को मैं ले लूं और वो इंडिया में है तो क्या वो पार्ट होगी? नहीं, वो किसकी पार्ट होगी? वो जापान की ही पार्ट होगी। सॉरी, ये ऑप्शन में मैंने गलती से चाइना डाल दी है, ये जापान आएगा, बोथ इंडिया एंड जापान। क्योंकि देखो बच्चों इस तरीके के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सोचेंगे कि भाई इंडिया में लाया करता है, जापान का है, तो हो सकता है दोनों का ही पार्ट हो जाए, बट ये गलती मत करना, तुम एक्सेप्शंस को अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो इजीली आप क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इंडियंस वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी आर अ नॉर्मल रेजिडेंट। अब बात करते हैं स्टाफ की। देखो पहले तो जापानीज एम्बेसी की हम लोगों ने बात करी, ठीक है, जो हमने कहा कि जापान की पार्ट होगी, पर इस जापानीज एम्बेसी में कोई अगर इंडियन काम कर रहा है तो बच्चों वो इंडियन क्या है, उसका वो इंडियन इंडिया का ही पार्ट होगा या इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा, ना कि जापानीज एम्बेसी का। क्योंकि रेजिडेंट क्या होता है? स्टेइंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक मोटिव इज अटैच्ड टू इंडिया, तो वो इसलिए इंडिया होगा। तो कंफ्यूज मत होइए, उसको जापान या बोथ मार्क मत कीजिए, उसका आंसर होगा इंडिया। ऐसे क्वेश्चन आने के फॉर श्योर बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, इसीलिए हम लोग आपको ये करा रहे हैं। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ।
अमेरिका का एम्बेसडर है, इंडिया में रहता है, 1 साल से ज्यादा रहता है इंडिया में, उसको कुछ इनकम भी मिल रही होगी पर्टिकुलरली, ठीक है। बट देखो बच्चों, ये अमेरिकन एम्बेसडर कहीं पे भी रहे, चाहे पीरियड ऑफ स्टे, बट क्या होगा, वो अपनी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस ना इस तरीके के मैंने आपसे पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको रिवाइज करेंगे तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि क्या आप रिविजन करके आए हैं कि नहीं करके आए। तो देखिए, ये इसका पार्ट होगा। अब चलो पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट में क्या आता है क्या नहीं आता है। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन विजिटर्स इन द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो, इन लोगों का स्टे ना 1 ईयर से ऊपर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या रीजन होता है इनका जो इकोनॉमिक मोटिव तो देखो कुछ है नहीं। तो ये फॉरेन विजिटर्स जो हैं एक कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बच्चे जैसे हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो हमारी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, बाहर के नहीं बन जाएंगे, चाहे 5 साल पढ़ने के लिए चले जाए, चाहे 10 साल पढ़ने के लिए चले जाए। या फॉरेन विजिटर्स जो हमारी कंट्री में भी आ रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपनी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स रहेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच। ये हम एमसीक्यू भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने पॉइंटर भी लिख दिया है ताकि आपको दिमाग में आ जाए। आई होप आपको ये क्लियर है क्या आता है और क्या नहीं आता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो बच्चों, इस चैप्टर से मेजरली जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि नेशनल इनकम में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन भी मैंने उसी तरीके के बनाए हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने नेशनल इनकम में, देखो नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसको तो बार बार पढ़ते चले जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगी जितने भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं नेशनल इनकम है। Which of the following is included in national income? Scholarships given by the government, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है नेशनल इनकम का पार्ट है। पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड, फॉरेन एड रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। अब देखो इन सबका एनालिसिस करते हैं। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द गिवन बाय द गवर्नमेंट। बच्चे देखो, जो स्कॉलरशिप होती है ना, ये एक ट्रांसफर इनकम होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इनकम फैक्टर्स ऑफ, मतलब क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है वो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है जो कि किस में ऐड करती है, नेशनल इनकम में ऐड करती है, ठीक है। तो फॉरेन, आप बात करते हैं पॉकेट मनी रिसीव बाय चाइल्ड। अगर कोई माँ बाप हैं अपने बच्चे को पॉकेट मनी दे रहा है तो क्या उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी या इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ भी जनरेट हो रहा है? नहीं, इट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर इनकम, ये भी ट्रांसफर इनकम। सिमिलरली फॉरेन एड रिसीव्ड, अगर कहीं पे फॉरेन एड दी गई है या ली गई है, कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स हो गए हैं, कोई और दिक्कत हो गई है, तो वो जो फॉरेन एड है वो भी एक ट्रांसफर इनकम है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। बट जब हम बात करते हैं वेजेस रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, आप जानते हो एक एम्प्लॉय है, काम करता है, वेजेस रिसीव करता है, उसके बदले में वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके लिए उसे क्या मिलती है, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, फर्निशिंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। क्या होंगे? क्या वो ड्यूरेबल गुड्स होंगे, क्या वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे, क्या वो बेसिक गुड्स होंगे, या फिर वो कैपिटल गुड होंगे। देखो, जिन बच्चों ने अच्छे से रिवीजन करी है और वो जानते हैं कि क्या होगा, वो तो डायरेक्टली देख के ही बता देंगे कि क्या है आंसर, इसका ए है ड्यूरेबल गुड्स। पर जो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अच्छे से रिविजन नहीं करे, वो सोचेंगे ये तो बेसिक गुड है क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के लिए लिए जाते हैं, यूज करें। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो चीज आपने पढ़ी नहीं ना उसको पहले से ही क्रॉस कर दो या कहीं सुनी नहीं। बेसिक गुड्स जैसा गुड्स कोई होता नहीं है जो हम पढ़ते हैं। तो आपको किन चीजों पे ध्यान करना है? कैपिटल गुड्स, आप जानते हो कैपिटल, कुछ लोगों को लगेगा हो सकता है ये कैपिटल लोग जो घर में कैपिटल ऐड कर रहे हैं, नहीं बच्चों, यहाँ जब इन सारे गुड्स की बात कर रहे हैं हम, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। नॉन ड्यूरेबल तो क्या है, ड्यूरेबल क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और ज्यादातर ये गुड्स हाउस होल्ड यूज करते हैं,
ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है, तभी आप एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, फिर से देख लो, एक डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन से उठा के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो डेफिनेशन पढ़ना इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो फिर से मैं कह रही हूँ, बार बार कहूंगी, जब तक आप रिवाइज नहीं कर लेंगे, क्योंकि हमारी यही गोल है कि हमारे सारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द पेमेंट्स टू द फैक्ट्री वर्कर्स, पेमेंट्स टू द फैक्ट्री ओनर्स, पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, या बोथ ए एंड बी। देखो, ज्यादातर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है वो क्या सोचेंगे, फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्ट्री पे ले जाएंगे, तो फैक्टर कॉस्ट है, या तो इन दोनों में उलझ के रह जाएंगे और सोचेंगे या तो फैक्ट्री वर्कर्स को जो पैसा दे रहे हैं या फैक्ट्री ओनर्स को। डेफिनेटली वो दिमाग, और फिर पता है वो एलिमिनेट करके किस पे पहुंचेंगे, फैक्ट्री वर्कर्स को जो दे रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजेस में वो वर्कर्स को ही लेके आएंगे, ओनर्स को वो लेके नहीं आएंगे। तो यहीं पे ये क्वेश्चन में आपको 0 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, जिसमें फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन है, और फैक्टर कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला भी पढ़ लेना। देखो ये मैं चैप्टर इसलिए कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाना इसमें से बहुत ईजी है। इसीलिए एक तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं इसमें और फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चंस बनाना रिलेटिवली इससे ज्यादा सही है उनके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, रिक्वायरमेंट भी है, और क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेना बच्चों। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस फैक्टर कॉस्ट, या इनडायरेक्ट टैक्स प्लस फैक्टर कॉस्ट। देखो जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है वही इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर नंबर ए होगा। बाकी फर्दर डिस्कशन की तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास जरूरत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल इनकम इज, ठीक है, एनएनपी एट एमपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बी एनडीपी एट एमपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या डी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो बच्चों डिस्कस कर चुके हैं इसे पहले भी, नेशनल इनकम इज नथिंग बट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चे देखो ये क्वेश्चन है तो इजी, पर जल्दबाजी में पता है बच्चे क्या होते हैं, ऑप्शंस इतने पास हैं। देखो एनएनपी है और यहाँ पे भी एनएनपी है, तो जल्दबाजी में एनडीपी एट एफसी है और यहाँ पे एनडीपी एट एमपी है। तो ये क्या है, ये तो चलो मैं कहूंगी फिर भी बच्चे नहीं मार्क करें, पर 3 में रिलेटिवली अगर दिमाग में जल्दीबाजी है कि ये मार्क करना है वो मार्क करना है, तो हो सकता है बच्चे ए या सी भी मार्क कराएं। तो ध्यान रखना, कूल कंपोज माइंड से सॉल्व करना, इसका आंसर होगा डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड द नेट वैल्यू इज, ग्रॉस माइनस नेट वैल्यू। हम ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बोथ, या फाइनल वैल्यू। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज्यादातर तो बच्चे यही मार्क कर देंगे कि भाई ग्रॉस में से नेट घटाया तो फाइनल वैल्यू पे पहुंच गए। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फाइनल गुड्स की बात करिए, फाइनल वैल्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन, एज यू नो कि देखो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, और वही जो डेप्रिसिएशन है ग्रॉस को नेट से अलग करता है या डिफरेंशिएट करता है। तो ग्रॉस माइनस नेट इज नथिंग बट इट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, और बच्चों इसी डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं।
ये क्या है, अनदर नेम है और डेप्रिसिएशन, तो इसका आंसर होगा बोथ। तो जल्दबाजी में ना तो ए मार्क करके आना और ये बी मार्क करके मत आना, इसका आंसर होगा सी, दैट इज बोथ। अब मूव करते हैं अपने इस डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर इज। इसके लिए देखो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, या फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है एक कंट्री का एक अकाउंटिंग ईयर में। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है एक अकाउंटिंग में। जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें बोथ नॉर्मल रेजिडेंट एंड फॉरेन रेजिडेंट जो भी वो ऐड कर रहे हैं हमारे नेशनल इनकम में, सारे वो नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड। पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है, वो सारे गुड्स एंड द सर्विसेज जो एक नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि उसका इकोनॉमिक मोटिव हमारी ही इकोनॉमी से अटैच हो जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड फिर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, कैसे बनेंगे, मैंने आपको बताया है, समझाया है, ट्रिक्स भी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी है। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम से आके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। थैंक यू।